हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो हाथ में कुछ इशू था, आप लोगों को बता ही दिए थे। तो अभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह 100% ठीक नहीं हुई है। तो आइए आज नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग। जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोग जो संविधान के भाग 3 को हम लोग पढ़ चुके थे। भाग 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट को यानी मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ने का काम किए थे। अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। आज हम लोग इस सेशन में नए टॉपिक को लेते हैं। भाग 4, संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 को लेते हैं, और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जिनका कि आर्टिकल की बात की जाए तो जो ये डीपीएसपी है, ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन मिलता है। आपका संविधान के भाग 4 का वर्णन आपके अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच है। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे इसको बारीकी से जानने का, जिस प्रकार से पिछले क्लास में हम लोग जाने, जिस प्रकार से एक एक शब्द को समझे, उसी प्रकार से इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का जो पहला पॉइंट है वहाँ से। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट में हम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36 यानी कि 12 टू 36, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 36 बोल दिए थे, जो कि बाय मिस्टेक हुई थी, वो टंग स्लिप हुई थी। अनुच्छेद 35 तक ही उनमें लिखना है। अगर आप लोग लिख चुके हैं कि अनुच्छेद 36 तक, तो उसको उस पॉइंट को आप कैंसिल कीजिएगा। फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 12 से 35। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? भाग 1 पढ़े थे। भाग 1 में पढ़े थे अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 पढ़े थे, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र को जाने थे। फिर हम लोग अनुच्छेद भाग 2 पढ़े संविधान का। भाग 2 में क्या पढ़े हम लोग? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। उसका अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। फिर भाग 3 में हम लोग क्या पढ़े? मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। अब हम लोग भाग 4 जो आज पढ़ने जा रहे हैं, इस भाग 4 में क्या पढ़ेंगे? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने से जान लीजिए कुछ बात। जो भी जैसे कि चुनाव के टाइम में जो भी सरकार वादा करता है, प्रॉमिस करता है, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, आप लोग का कल्याण करूंगा, राज्य का विकास करूंगा, रोड बनवा दूंगा, डैम बनवा दूंगा, महल बनवा दूंगा, देश को उड़ा दूंगा, ये जितने भी प्रोमिस वादे होते हैं नेता लोगों का, वो सभी संविधान के इसी भाग में दिए हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही दिए हुए हैं। और यही कारण है कि अच्छा, ये जो दिए हैं ये मैंडेटरी नहीं है, अति आवश्यक नहीं है कि वादा पूरा ही करे। अच्छा, वादा पूरा नहीं करेगा तो आप उसके लिए केस भी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ जा भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में अधिकार दिया है। इस आर्टिकल में, एक आर्टिकल है, बता देंगे किस में है। तो डीपीएसपी में काम है कि सरकार अपने लोगों को वादा करे, प्रॉमिस करे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब अधिकार नेता लोगों के लिए है। जिसे चुनाव में देखिएगा बढ़ चढ़ के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये 5 लाख बना तो कुछ नहीं, फिर जनता मूर्ख बन जाती है। इसीलिए एक छोटी सी ये भी है एक पहल कि आप जब भी अपने जो क्षेत्र में जिस भी प्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो सोच समझ के करें, शिक्षित को करें, कर्मठ को करें, जो योग्य है उनको करें, ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि लोग जाति धर्म के नाम पे, अपने जाति धर्म के नाम पे, अपने भाई के नाम पर, लोग मेरा जाति का है तो मेरा भाई है, मेरा धर्म का लोग है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैसा लेके तो मांस भात खिला के, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके क्षेत्र और आपके लिए कार्य करें। मैं ये एक अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इसी को पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, इसी कारण से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डीपीएसपी के आर्टिकल्स को, अनुच्छेद 36 को। अब अनुच्छेद 36 में दोस्तों क्या है? राज्य की परिभाषा की बात की गई है। जैसे ही आप घुसिएगा नेता सब में, तो वो सब भी तो जितना भी सरकारी लाभ लेते हैं राज्य ही हैं, तो वही राज्य, उनकी का परिभाषा का बात किया गया है। तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो उस राज्य की परिभाषा को जो बताए थे, वही सेम चीज़ अप्लाई करना है आपको आर्टिकल 36 में। क्या बताए थे? गांव में जो प्रधान होते हैं, प्रधान से लेके देश के प्रधानमंत्री तक, चाहे चपरासी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक, जितने भी
लाभ के पद पे हैं, सरकारी लाभ के पद पे, वो सभी राज्य हैं। उन्हीं राज्य के अगेंस्ट में हम आम जनता को फंडामेंटल राइट मिलता है, मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, ताकि वो हमारे विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करे तो उनके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट का यूज कर सके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके। यही कारण है हम लोग का रक्षा करता फंडामेंटल राइट। तो उसी परिभाषा को यहाँ लिखना है, लेकिन न्यायपालिका को राज्य में नहीं रखा जाता, जान लीजिएगा, क्योंकि अगर राज्य का अगर उनको भी कर दिया जाएगा तो आप उन्हीं के अगेंस्ट चले जाएंगे, आप न्यायपालिका को बात नहीं मानेंगे तो उनका तो अवमानना हो जाएगा ना। तो इसीलिए न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा से, जबकि न्यायपालिका के लोग सरकारी लाभ के पद पे हैं, लेकिन उनको राज्य के परिभाषा के तहत नहीं रखा जाता है। इसी कारण से उनके विरुद्ध आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, उनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, न्यायपालिका के अगेंस्ट। तो यही बात है, सिंपल लाइन में कहे तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यही बात दी गई है आपका क्या चीज़ का, आर्टिकल 36 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 37 का, अनुच्छेद 37 का। अनुच्छेद 37 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 37 जान लीजिए क्या है। 37 में ये कहा गया है, यही आर्टिकल है दोस्तों, जितने भी वादा होगा नेताओं का, मल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, डैम बनवाएंगे, ये करेंगे, उड़ा देंगे एरोप्लेन में बिठा के, ये सब बातें वादा तो करते रहते हैं, ये पैसा दूंगा, वो पैसा दूंगा, इतना अकाउंट में डाल दूंगा, आपको स्वर्ग में भेज दूंगा, जन्नत दिखा दूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो उस जो भी वादा किए वो नेता अपने प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान, जीतने के दौरान, तो वो सभी के लिए आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि आप इसके तहत आर्टिकल 37 ये कहता है, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि डीपीएसपी में जो भी प्रावधान किया गया है, यानी कि जितने भी काम के बारे में कहा गया डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 तक, उन सब बातों के को लेकर अगर वो जो भी वादा किए हैं, जो भी काम के लिए किए हैं, अगर उस इसके जो भी क्षेत्र हैं 36 से 51 में जो भी काम की बात करेगी नेता लोग या जो राज लोग, तो उनके अब ये उनको उन बातों को लेके, उन मैटर को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं गुहार नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने ये वादा किया था पूरा नहीं किया। आप बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोग को भी 15 लाख का वादा किया गया था, 15 लाख मिलता, नहीं तो हम लोग न्यायालय जाते, कोर्ट जाते। जनधन खाते के लिए 15 लाख का वादा हुआ था ना, मिला नहीं ना, तो चलिए कोर्ट चलते हैं, लेकिन नहीं न गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये आर्टिकल 37 ये कहता है जो भी बात वादा जो भी होगा वो कोर्ट में नहीं जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 37 में प्रावधान किया गया है। यही प्रावधान के कारण जो है हम लोग नेता लोग के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं उनके वादा को लेके, समझ गए ना, केवल वादा को लेके, बाकी तो सब मामले में जा सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 37 हो गया। अब अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 38 में जो उल्लेखित किया गया, वर्णन किया गया, इसमें कहा गया है समाज के लोगों को कल्याण के लिए, कि लोगों का कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो। तो उसके लिए कि क्या हो, कब लोगों का कल्याण होगा, जब सबको समान न्याय मिलेगा। इसमें सामाजिक न्याय की बात करती है, राजनीतिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। सबको समाज में समान न्याय में, सामाजिक न्याय हो, मतलब समाज के तौर पे सबके साथ अच्छा से व्यवहार है, अच्छा से न्याय मिले, आर्थिक तौर पे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, कोई भी इसके बाद जो है आपका राजनीतिक तौर पे कोई भेदभाव, राजनीतिक न्याय मिले, मतलब कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, जो भी 18+ एज के हैं उनको चुनाव में वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार हो। ये सब राजनीतिक न्याय की। आर्थिक जो भी संसाधन है या कोई भी ऐसे सरकारी प्रॉपर्टी है तो सभी को बराबर में अगर देने का प्रावधान है तो वो दे, जैसे कि कोटा में अनाज मिलता है, जिसका भी नाम उस लिस्ट में आता है उनको बराबर मिले, लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले। ये सब बात होती है दोस्तों आर्टिकल आपका 38 में, अनुच्छेद 38 में। एक लाइन में कहे अनुच्छेद 38 क्या है, समाज में लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है, प्रावधान करती है, यही है। अब हम लोग आर्टिकल 39 की बात करते हैं दोस्तों। तो 39 में बहुत सारा सेक्शन है, ABCDE, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोग वही बात करेंगे। A और D बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 के सेक्शन A में कहा गया है कि जो भी संसाधन समाज में होंगे उस पर महिला व पुरुष के समान अधिकार होगा, आजीविका के लिए समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि वो पुरुष है तो उनको ज़्यादा दे दिया जाएगा, महिला है तो कम दे दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उनको समान अधिकार की बात की गई है आजीविका के लिए, अपने जीवनचर्या को बनाने के लिए, दैनिक जो भी उसके हक में हो उसके लिए समान होगा, कोई तरह के दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये असमानता की वहाँ पे बात नहीं होगी। ये बात आर्टिकल 39 का सेक्शन A करती है। और सेक्शन D बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 का सेक्शन D। सेक्शन D में कहा गया है
महिला और पुरुष के समान कार्य के लिए सामान्य वेतन होगा। जो वेतन की बात कभी कभी देखते हैं मुद्दा उठ जाता है, समान वेतन, वो आपके संविधान के 39 के सेक्शन डी में बात की गई है। मान के चलिए हम पुरुष है, एक महिला है, हम कोई कार्य को 8 घंटा करते हैं, वो भी 8 घंटा करती है, तो क्या मुझे 1,000 रुपये मिलेगा और उसको 500 रुपये दिया जाएगा महिला है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप समान कार्य कर रहे हैं, समान समय में कर रहे हैं, तो आप जो हैं समान वेतन दीजिएगा, जितना मुझे दीजिएगा उतना ही उसे दीजिएगा। बराबर के हकदार हैं दोनों लोग, आप उसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समान कार्य समान वेतन, इसीलिए देखिएगा हल्ला उठता है, कितना बार विद्रोह होता है, आंदोलन होता है, ये सब बात। तो समान कार्य समान वेतन के लिए महिला पुरुष के लिए अगर क्वेश्चन आएगी संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 सेक्शन डी, 39 के सेक्शन डी में महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग, अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 को बनाने के लिए जो संविधान निर्माता है वो गांधी जी की पहल को माना। गांधी जी की पहल क्या थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा, उनकी अवधारणा को इन्होंने स्वीकार किया और यह आर्टिकल 40 में उनको संगठित कर दिया गया कि गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा था, उनके लिए हम पंचायतों का गठन करने की बात की गई है आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अगर क्वेश्चन आएगी एग्जाम में कि ग्राम पंचायत का गठन का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस में उल्लेखित किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का बात किया गया है। 40 में, अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल अगले बढ़ते हैं हम लोग। 40 हो गया, जो ग्राम पंचायत बन गया, अब ग्राम पंचायत में लोग सब भी आएंगे, तो 40 के बाद 41 के लिए बढ़ते हैं, अनुच्छेद 41। अगर ग्राम पंचायत का गठन कर दिए 40 में आप, अब जो भी ग्राम में लोग रहेंगे, एक लिंक करने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, उनके क्या कीजिए, उनको शिक्षा दीजिएगा, उनको रोजगार दीजिएगा ना, उनको शिक्षा दीजिएगा, आप उसको रोजगार दीजिएगा, काम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तो वो अगला आर्टिकल प्रावधान करेगा। तो आर्टिकल 41 में अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि रोजगार की अवसर प्रदान करना, रोजगार में वृद्धि करना, लोगों की कल्याण करना, इसके बाद जो है उसको बेरोजगारी से हटाना, उसके लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, ये सभी बात आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ अच्छा ये जो काम करेगा सरकार, रोजगार का बढ़ावा देगा, ये उसके सामर्थ्य सीमा पे डिपेंड करेगा। अगर सरकार सक्षम है अपने सामर्थ्य सीमा के भीतर तो वो करेगा। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि सबको नौकरी दे दीजिए, एक तरफ से सब सरकारी नौकरी दे दीजिए, काहे नहीं दे रहे हैं, तो उनकी सीमा भी तो देखेंगे, कितनी कैपेसिटी है सरकार की, वो अपने क्षमता के अनुसार बेरोजगारी को दूर करने का काम करेगा। ये बात है दोस्तों आपके आर्टिकल जो है ये 41 में, 41 में। अब अगला आर्टिकल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आर्टिकल 42 का, तो उसमें कहा गया है, आप रोजगार भी दे दिए, काम सब कुछ हो गया। 42 में कहा गया मानवोचित दिशा में, मानव की के लिए सही जो कार्य है वो काम करने का आप अवसर दीजिएगा। मतलब ऐसा काम नहीं कि जिससे कि आपका डिस्टर्बेंस